नमस्कार दोस्तों। 2014 एक ऐसा साल था जहां इंडियंस ने डिसाइड किया था अपना फ्यूचर। एक तरफ थे बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ थे कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी। भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को भारत का 14वां प्रधानमंत्री चुना। पर एक बार के लिए सोच के देखो, अगर 2014 में कांग्रेस जीत जाती तो आज इंडिया कैसा होता? क्या हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होते? 4 ट्रिलियन जीडीपी होते? क्या इंडिया की ग्रोथ रेट 7-8% होती? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही एक्सपेंड करता जैसे अब कर रहा है? क्या कुछ मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म होते, या फिर हम एक स्लो बट स्टेबल इंडिया देख रहे होते जहां रिफॉर्म थोड़े लेट होते पर सोशल सेफ्टी ज्यादा स्ट्रांग होती? तो आज हम चलते हैं एक अल्टरनेटिव रियलिटी में, एक व्हाट इफ वर्ल्ड में, जहां 2014 के इलेक्शन रिजल्ट उल्टे हो जाते हैं। मोदी नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार फिर पावर में आती है। तो चलिए जानते हैं 2014 में अगर कांग्रेस वापस से इलेक्शन जीत जाती तो भारत कैसा होता। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर कांग्रेस 2014 में पावर में आती तो वो सबसे पहले वेलफेयर स्कीम और फ्रीबीज में फोकस करती। कांग्रेस के लिए 2014 से 2019 का पीरियड एक तरह से रीबिल्ड इमेज फेस होता। कॉमनवेल्थ, 2G और कोल स्कैम के दाग धोने के लिए वो वेलफेयर स्कीम पे फोकस करती। तो कांग्रेस पार्टी अब एक नई योजना लाई है, महालक्ष्मी योजना, कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक पैसा डालेंगे। सबसे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालेगी। और 2014 से 2019 के दौरान भारत में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया, GST, जनधन योजना, उज्ज्वला स्कीम, डिजिटल इंडिया, ये सब रिफॉर्म नहीं होते। इसके अलावा UPI भारत में इंट्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि कांग्रेस के मिनिस्टर UPI के अगेंस्ट थे। Buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? इसके अलावा 2014 में अगर कांग्रेस फिर से सरकार बनाती तो वो गठबंधन की ही सरकार रहती, जिससे इन्वेस्टर ज्यादा खुश नहीं रहते क्योंकि गठबंधन की सरकार में हमेशा से एक डर बैठा रहता है, सरकार कभी भी गिर सकती है। तो इस सिचुएशन में ग्लोबल इन्वेस्टर देश में कम ही इन्वेस्ट करते हैं और ये हमें देखने को भी मिला है। कांग्रेस जब कोलिशन गवर्नमेंट चला रही थी तब भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आता था और जब बीजेपी मेजॉरिटी में आई तो FDI ज्यादा आने लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2014 के बाद बीजेपी ने हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, पावर प्रोजेक्ट को मैसिव पुश दिया है, पर कांग्रेस के केस में सिचुएशन डिफरेंट होती। कोलिशन गवर्नमेंट होने की वजह से डिसीजन स्लो होते, एनवायरमेंट क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन और स्टेट अप्रूवल्स में टाइम लगता। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे फोकस रहता, लेकिन इन्वेस्टर थोड़ा संभाल के इन्वेस्ट करते क्योंकि करप्शन अभी भी जिंदा रहता। भारत में हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे होते लेकिन स्पीड बहुत स्लो होती। रेलवे मॉडर्नाइजेशन शुरू होती लेकिन धीरे होती। भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन और न जाने कितने इंफ्रा प्रोजेक्ट से फाइल तक सीमित रहते। आज हम कहते हैं कि भारत में रोड खराब है। कांग्रेस के समय में भारत के कई इलाकों में रोड ही नहीं रहती। कांग्रेस के समय में भारत में पर डे 9 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन हो रही थी। बीजेपी के समय में ये 34 किलोमीटर पर डे तक पहुंच गई थी। पिछले 10 सालों में नेशनल हाईवे की लेंथ 60% बढ़ी है बीजेपी के अंडर। एक्सप्रेस वे की बात करें तो 2004 से 14 के बीच में भारत में सिर्फ 760 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बना था और 2014 के बाद से भारत में एक्सप्रेसवे की इस समय टोटल लेंथ 6000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बीजेपी कांग्रेस से 3-4 गुना आगे है। पर अगर कांग्रेस इस समय पावर में होती तो इसका आधा देखने को मिलता। फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो कांग्रेस फॉरेन पॉलिसी में ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी फॉलो करती है। पाकिस्तान भारत में अटैक करवाता रहता, कांग्रेस रिटेलिएशन की जगह टॉक डिप्लोमेसी फॉलो करती। इसके अलावा भारत की टोन चाइना के साथ सॉफ्ट रहती। चाइना इंडियन मार्केट को ऑलमोस्ट कैप्चर कर चुका होता। इकोनॉमी की बात करें तो भारत में करप्शन हाई होता, हम आज भी 4G चला रहे होते। इसके अलावा देश में फ्रीबीज बढ़ रही होती और उसमें भी करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा होता। इसके अलावा भारत के इंपोर्ट ज्यादा तेजी से बढ़ रहे होते क्योंकि 2004 से 14 के बीच कांग्रेस के टेन्योर में इंडिया का इंपोर्ट 335% बढ़ा है। 107 बिलियन डॉलर से 466 बिलियन डॉलर हो गया था। वहीं 2014 से 24 के बीच बीजेपी के टेन्योर में इंपोर्ट 88% बढ़ा है। चाइना जो इंडियन मार्केट के अंदर घुसा है वो कांग्रेस के चलते हुआ है और अगर आज कांग्रेस पावर में होती
तो इंडिया चाइना पे और ज्यादा डिपेंडेंट होता, क्योंकि मेक इन इंडिया और PLI स्कीम इंप्लीमेंट ही नहीं हुई होती, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती नहीं और हमारा एक्सपोर्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ता। भारत आज के समय 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया है। 10 साल पहले भारत टॉप 10 में भी नहीं था, और अगर आज कांग्रेस पावर में रहती तो भारत आज भी टॉप 10 में नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस का दिमाग मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा फ्रीबीज वेलफेयर में रहता है। वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया इस समय 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर कांग्रेस पावर में होती तो भी भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होता। तो देखो ऐसा नहीं है। 2004 में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था और 2014 में भी भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी ही था। 10 साल में कोई चेंजेस नहीं आया था। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि कांग्रेस के समय इंडिया की GDP 730 से $2 ट्रिलियन हुई, 187% ग्रोथ हुई। बीजेपी में सिर्फ 110% की ग्रोथ हुई है, 2 से 4.3 ट्रिलियन डॉलर हुई है। कांग्रेस के 10 सालों में इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट 6.8% थी, बीजेपी के समय 5.9% थी। तो देखो 2020 से दुनिया में क्या चल रहा है वो हम सबको पता है। पहले पेंडेमिक, फिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, फिर ग्लोबल स्लोडाउन और अब ट्रम्प का टैरिफ। ऐसा कुछ भी कांग्रेस के समय में नहीं था। और अब इन प्रॉब्लम के चलते जहां वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ रेट डाउन हो रही है, वहीं इंडिया आज भी 7% से ग्रो कर रहा है। कांग्रेस के समय ये ग्रोथ रेट 5% होती। इसके अलावा अगर कांग्रेस इस समय पावर होती तो भारत में इन्फ्लेशन भी ज्यादा रहती। कांग्रेस के 10 साल में एवरेज इन्फ्लेशन 8.2% थी, वहीं बीजेपी के टेन्योर में 5%। जबकि 2020 से हमें ग्लोबल स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद बीजेपी ने इन्फ्लेशन को अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। और अभी तो इन्फ्लेशन भारत में 8 ईयर्स लो पे आ गई है। वहीं अगर कांग्रेस पावर में होती तो भारत में इन्फ्लेशन 8% होती। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो 2004 में पेट्रोल की प्राइस 33 रुपए थी, जो 2014 में बढ़ के 73 हुई और अब 97 है। कांग्रेस के समय 117% पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है और बीजेपी के समय 32%। पर हाँ, एक बात यह भी है कि कांग्रेस के समय में क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा थी। इंडियन रुपी की बात करें तो दोनों के समय में रुपी 26 से 27% गिरा है, पर फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का बीजेपी के समय में तेजी से बढ़ा है, कांग्रेस के समय में इतना तेजी से नहीं बढ़ता। और फिर 2020 में जब पेंडेमिक आता तो भारत को बड़े लेवल पे कर्ज लेना पड़ता, क्योंकि भारत के पास ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व नहीं होता। देखो मोदी के टेन्योर में भारत का फॉरेक्स रिजर्व तेजी से बढ़ा है, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और वो बढ़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग से। पर कांग्रेस जब 2014 में तीसरी बार पावर में आती तो उनका ध्यान रहता फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम पे, जिससे देश पे बोझ ही बढ़ता रहता। और एंड में जब पेंडेमिक आता तो इंडियन इकोनॉमी 7% गिरने के बजाय 12 से 14% गिरती और 2-3 साल नेगेटिव में ही रहती, क्योंकि भारत सरकार के पास देश को चलाने के लिए पैसा ही नहीं होता। तो अगर 2014 में कांग्रेस वापस से पावर में आती तो भारत में इन्फ्लेशन हाई 8% होता, GDP ग्रोथ रेट 5 से 6% होती और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मीडियम लेवल पे ही होता। इसके अलावा कांग्रेस का फोकस सोशल वेलफेयर स्कीम पे ज्यादा होता, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब क्रिएशन पे कम रहता। इसके अलावा मोदी एरा में इंडिया एक स्टार्टअप पावर हाउस बन गया है। जोमेटो, जेरोधा, ओयो जैसे 100 से ज्यादा स्टार्टअप भारत में यूनिकॉर्न बन गए हैं। कांग्रेस के समय में ये 15 से 20 ही होते, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर ज्यादा फंडिंग ही नहीं करते। 2014 में जब इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, तब कांग्रेस ने कहा था कि आने वाले 3 डेकेड यानी कि 30 सालों में इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी। जहां कांग्रेस का टारगेट भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का 2043 था, वहीं बीजेपी का टारगेट इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट बनाने का 2027 है, कांग्रेस के टारगेट से 16 साल पहले। That in the next 3 decades, India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China. उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कह कर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भारत 2027 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इसलिए बनेगा क्योंकि जापान और जर्मनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो देखो आपको शायद पता नहीं है कि जापान की इकोनॉमी पिछले 30 सालों से एक जगह पे रुक गई है। 1992 में जापान की GDP $4 ट्रिलियन थी और आज भी $4 ट्रिलियन के अराउंड ही घूम रही है। तो जापान का केस ही अलग है। वहीं जर्मनी की बात करें तो 2004 में उसकी GDP $2.8 ट्रिलियन थी, 2014 में $3.4 ट्रिलियन हुई और अभी $4.8 ट्रिलियन है। तो पिछले 20 सालों में जर्मनी भी ग्रो कर रहा है और उसकी GDP 20 सालों में $2 ट्रिलियन बढ़ी है। पर वहीं भारत की GDP पिछले 10 सालों में 2 से $4 ट्रिलियन हुई है, 105% बढ़ी है। इतना ना US की बढ़ी है ना चाइना की बढ़ी है। तो पिछले 10 सालों में भारत
जापान और जर्मनी से ज्यादा तेजी से ग्रो हुआ है और यही बात ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ने भी कही है, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, मॉर्गन स्टैनली। उनका मानना यह है कि पिछले 10 सालों में भारत बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म हुआ है। अब आप जानना चाहेंगे कि भारत इतनी जल्दी कैसे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, प्रूफ दो। तो देखो, IMF ने कहा है कि भारत सरकार ने पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छे एक्शन लिए हैं, जिसके चलते भारत में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से कम हो रही है। इसके अलावा IMF ने कहा है कि भारत सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि रोड बनवा रही है, पोर्ट, एयरपोर्ट, ब्रिजेस बनवा रही है, उससे भारत में डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट मिल रहा है। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने से भारत में डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ रही है और इससे इंडिया की ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है। IMF ने कहा है कि भारत के पास खुद 140 करोड़ लोगों का डोमेस्टिक मार्केट है और डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड बढ़ने से भारत तेजी से ग्रो कर रहा है। IMF ने कहा है कि अगर कल को दुनिया भर में मंदी भी आ जाती है तो भारत के पास खुद ही इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है, जिसके चलते वो ग्रो करता रहेगा। भारत को दूसरे देशों के मार्केट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा IMF ने कहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है, जिसके चलते भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और इससे भारत पहले के मुकाबले ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर पा रहा है। इसके अलावा IMF ने मोदी गवर्नमेंट की डिजिटलाइजेशन की बहुत तारीफ की है। IMF ने कहा कि जिस तरह से भारत ने डिजिटलाइजेशन का यूज किया है, उससे पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है। चाहे वो पेंडेमिक के समय वैक्सीन लगाना हो या UPI हो या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के चलते गरीब लोगों को पैसे ट्रांसफर करना हो, तो इन सब रीजंस के चलते IMF ने कहा है कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को बीट करके वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। वैसे अब चिदम्बरम का कहना है कि अगर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया रिच हो जाएगा। तो देखो, चिदम्बरम जी की ये बात भी गलत है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि जब भारत 2027 में वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा तब 10 करोड़ इंडियन की इनकम $10,000 से ज्यादा होगी। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि आने वाले 10 सालों में भारत में हाउस होल्ड की इनकम तेजी से इंक्रीज होगी। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 2021 में भारत में 38% लोग सालाना $5,000 से कम कमाते हैं, 36% लोग $5,000 से $10,000 के बीच कमाते हैं, 24% लोग $10,000 से $35,000 के बीच कमाते हैं और सिर्फ 2% लोग भारत में सालाना $35,000 से ज्यादा कमाते हैं। पर 2031 तक इसमें बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। भारत में लोगों की इनकम तेजी से इंक्रीज होगी। $5,000 से ज्यादा कमाने वाले लोग 13% होंगे, $5,000 से $10,000 के बीच 34% लोग होंगे, $10,000 से $35,000 के बीच कमाने वाले 46% लोग हो जाएंगे और 35,000 से ज्यादा कमाने वाले लोग 7% से ज्यादा होंगे। इसके अलावा जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे इंडिया में पॉवर्टी भी कम होती जाएगी। इंडिया की इकोनॉमी बढ़ने से पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने ऑफिशियली एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दिया है। तो इससे एक चीज साफ समझ में आती है कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने से थोड़ा रिस्क तो हो ही जाएगा। पर देखो, एक बात यह भी है कि भारत का असली कॉम्पिटिशन 2027 से शुरू होगा, जब उसके आगे चाइना और अमेरिका होंगे। पर उनको बीट करने के लिए भारत को सबसे पहले $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना होगा और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए IMF के अनुसार भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में मेजर रिफॉर्म लाने होंगे, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना होगा, सोशल स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा। भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ एंड एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा। तब जाके भारत $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और इसके लिए भारत को कम से कम अगले 10 साल 7 से 8% के बीच ग्रो करना होगा। देखो, 2014 में इंडियंस ने एक पाथ चुना, बोल्ड रिफॉर्म, एग्रेसिव पॉलिटिक्स और बिग विजन का। लेकिन अगर कांग्रेस जीत जाती 2014 का इलेक्शन तो वो कहानी होती एक स्टेडी लेकिन स्लोअर ग्रोथ की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।